जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, पेज नंबर 306 पे तशरीफ़ ले आए हैं आप लोग। हमने लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस का डिस्क्लोजर बनाना है, ठीक है। कहता है जी, सी लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ एसएल एज एट 30 जून 18 इज गिवन बिलो। अब ये ट्रायल में 11,000 का लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड आ रहा है, ठीक है जी। अब लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड इंक्लूड्स, ये जुमला वैसे मतलब इस तरह ही होगा कि ट्रायल में गिवन जो चीज़ होगी बिल्कुल वैसे ही इधर भी लिखा होगा, पता लग जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम अ डायरेक्टर, तो लॉन्ग टर्म लोन में लोन दिया हुआ है डायरेक्टर को, तो लोन में ही लोन पड़ा है, मसला क्या है। अगेन डिस्क्लोजर, ये अनसिक्योर्ड है और एक सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है जिसका नाम ट्री लिमिटेड है 5,000 का, और एक एसोसिएट नहीं सब्सिडरी है, ठीक है। डायरेक्टर का लोन है और सब्सिडरी का लोन है, तो 11,000 में क्या कह रहा है जी, डायरेक्टर का लोन पड़ा है, ट्री लिमिटेड सब्सिडरी का पड़ा है, और 6,000 तो डायरेक्टर वाला लोन है 5,000। पहले तो इसकी बात कर लें, ठीक है जी। अच्छा, इंक्लूड लोन फ्रॉम अ डायरेक्टर एंड अ सब्सिडरी 5,000 और 6,000, तो टोटल हो गया 11,000। अच्छा, अब ये जो डायरेक्टर वाला लोन होता है ना जी, इसके बारे में कंपनीज एक्ट थोड़ा सा कहते हैं ना उसको सेंसिटिव है, ठीक है। तो इसके बारे में ये कहता है कि आप इसके बारे में बताओ इसका पर्पस क्या है। अच्छा जी, और कहते हैं और एक रेकन्सिलिएशन भी दो। रेकन्सिलिएशन मतलब आपने कब इसको डिसबर्स किया, फिर कितना इस पीरियड के अंदर वापस आया है, वगैरह वगैरह। ओपनिंग प्लस डिसबर्स दिया, लेस रीपेड वापस हुआ, और क्लोजिंग, ठीक है। फिर इसकी पर्पस के साथ इसकी क्या आ गई जी, रेकन्सिलिएशन आ गई डायरेक्टर्स लोन की। ठीक है जी, और उसके बाद टर्म्स भी बता दो। तो ये सारी बातें सवाल बताएगा, ठीक है। तो फिलहाल बात हो रही है जी 5,000 वाले लोन की। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर, जो कि अनसिक्योर्ड है, अमाउंटिंग टू 5,000, ठीक है जी। आगे वो कहता है द लोन टू डायरेक्टर इन एडजस्टमेंट 1 इज गिवन फॉर परचेज ऑफ कार, बताना होता है किस लिए दिया है, एंड इज इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज पॉलिसी, इट इज़ रीपेबल आफ्टर 5 ईयर, इसका मतलब कोई नहीं होनी, और लोन इंटरेस्ट फ्री है, ये बता देंगे। इसकी टर्म्स बता रहे होते हैं। लोन वाज गिवन इन करंट ईयर, इसका मतलब डिसबर्समेंट इसी साल के अंदर हुई है। अब असल में कहानी समझिएगा, हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर शो करना है लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल, लिख देंगे ज़रा, ग्रांटेड से ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल 11,000 ट्रायल वाली फिगर पीएनएल के ये बैलेंस शीट के फेस पे आ जाएगी। उसके बाद फिर नोट्स में जाएंगे, ठीक है, और नोट्स में जाकर हमने इसकी डिटेल बतानी होगी, डायरेक्टर से कितना लोन आया और सब्सिडरी का कितना है, फिर ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। फिर उसके अंदर सब्सिडरी वाले लोन में फिर बाद में पढ़ाऊंगा करंट मैच्योरिटी भी आ रही है, तो करंट नॉन करंट लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको पता है अलग करने ही पड़ते हैं। ये सारे काम हमने इसके अंदर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक्सट्रैक्ट्स बनाता हूँ बैलेंस शीट के। क्या है क्वेश्चन नंबर जी 4, पेज नंबर 306। नाम क्या है बिजनेस का, CL, अच्छा SL, सी लिमिटेड SL। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
एज ऑन 30 जून 2018। नॉन करंट एसेट्स, अब एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। नॉन करंट ये रिक्वायर्ड नहीं है वैसे, लेकिन मैं बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ नोट्स कहे थे, पर मैं एक्सट्रैक्ट्स भी बना रहा हूँ ताकि पता हो कहाँ से चीज़ चल कर कहाँ पे जानी है, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म लोन्स भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस की हेडिंग में भी आ सकता था। बहरहाल लॉन्ग टर्म लोन भी काफ़ी है, एसेट में पड़ा है, लेकिन आपके समझने के लिए ज़रा मैंने लिख दिया लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल, ठीक है जी। अब लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल की जो डिटेल है, रुपीज़ इन मिलियन है, थाउजेंड है, क्या है देखो ज़रा, थाउजेंड में, अच्छा तो रुपीज़ ही लिख दो फिर, और क्या इसको छोटा करना है, ओके। अब उसके बाद SL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IS1 तो सिर्फ ये कहता है ना जी कि आपने करंट नॉन करंट को बाइफरकेट करना होता है, ठीक है जी। तो करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन सिर्फ IS1 की रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, लेकिन जो बाकी तफसीलात हैं, पर्पस बताओ, रेकन्सिलिएशन बताओ, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बताओ, कोलैटरल बताओ, बहुत सारी बातें आज बताएंगे, वो हमसे कंपनीज एक्ट ने कही हैं, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018, एक काम कर लेते हैं जी, हमने अभी तक इधर से कोई नोट बनाया नहीं है, ठीक है। नोट नंबर वो रख लेते हैं जो नोट इधर हमारी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आया करेगा, इसका ज़रा रेफर हो जाता है आसानी से। लॉन्ग टर्म लोन्स का नोट नंबर 12 है हमारी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी नोट नंबर 12 बनाता हूँ, ठीक है। नोट नंबर 12 इसको मैंने क्यों दिया है, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये नोट 12 है, ठीक है। तो अब साथ ना थोड़ी सी और बात भी कर लेते हैं। वो जो हमने कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा था, तो जैसे ही बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, चेन इक्विटी खत्म हुई थी, शुरू हुए थे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उनमें सबसे पहला नोट एक था लीगल स्टेटस एंड नेचर, ठीक है। अब वो नोट भी आपका बन सकता है, एक लाइन का नोट है, कैसे बन सकता है, ये पहली लाइन आप लिख दें, लीगल स्टेटस है, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है तो नहीं लिख रहे होगी तो वो लाइन लंबी करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे किसी पास पेपर के अंदर आप देखेंगे, पास पेपर अब 2 में खोलूँ फिर उधर जाना पड़ेगा, एक सवाल होगा पास पेपर 1 या 2 में, उसमें पूरी लाइन लिखी होगी कि जी ये लिस्टेड कंपनी है, ओपन कर लो, पास पेपर आगे होंगे। ऐसे जाओगे तो दिन लग जाएगा। हाँ भाई इधर ये चेक करो, बनाना लिमिटेड is listed on Pakistan Stock Exchange and has registered office in Karachi. BL engaged in manufacturing marketing of fertilizer and operate a manufacturing plant at, अब ये 1.5-2 लाइनें लीगल स्टेटस एंड नेचर के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी तरतीब बना लेते हैं। तो नोट्स में सबसे पहला नोट आज मैं बनाऊंगा जी लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ, नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट 1 लिख देते, नोट 1, वैसे तो नंबर 1 ही लिखा होता है सिर्फ, ठीक है जी। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, तो ये पहली लाइन है जी। सी लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन ज़रा तरतीब बन गई कि ये चीज़ यहाँ पे आया करेगी। तो सी लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पूरा लिखना है आप, ठीक है जी। उसके बाद ऐसे ही नोट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो नोट होंगे सारे आएंगे, और उसके बाद फिर हमारा नोट 12 आ जाएगा, ठीक है जी। नोट 12 जिसका नाम क्या है जी, लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल।
अब ये जो पहले पॉइंट के अंदर लाइन लिखी हुई है ये इसका ब्रेकअप है। लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल है फ्रॉम डायरेक्टर 5,000 एंड फ्रॉम सब्सिडरी जिसका नाम सिक्योर्ड भी साथ लिखा हुआ है, ठीक है, पहले वाला अनसिक्योर्ड है, जिसका नाम क्या है जी, ट्री लिमिटेड, अमाउंटिंग टू 6,000। तो फ्रॉम रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर 5,000, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी 6,000, ठीक है जी। अब डायरेक्टर वाला अनसिक्योर्ड, सब्सिडरी वाला सिक्योर्ड, ये भी लिख देंगे, ठीक है। आगे आ जाएगा 5,000 और 6,000 और उसके बाद टोटल 11,000, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल है फ्रॉम नंबर 1 डायरेक्टर, डायरेक्टर वाला लोन क्या है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, अन लिख देते हैं अनसिक्योर्ड दूर करके जी, अनसिक्योर्ड कितना है जी, 5,000 इधर करके रुपीज ही चल रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद सब्सिडरी टीएल भी लिख दें, और ये क्या है जी, सिक्योर्ड, टीएल ही है ना नाम, नहीं बेटा फिर देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर अनसिक्योर्ड एंड अ सब्सिडरी सिक्योर्ड दैट इज टीएल, ठीक है। ये टीएल सब्सिडरी का नाम है, डायरेक्टर का नाम नहीं है ट्री लिमिटेड, ठीक है जी। तो चाचू दरख्त 5,000 ये हो गया और 6,000 ये, ठीक है जी। अब टोटल हो गया 11,000। अब ये 11,000 टोटल जो है इसके अंदर से कुछ करंट पोर्शन भी है सब्सिडरी वाले लोन का, ठीक है। तो IS1 की है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो IS1 क्या कहता है जी, करंट मैच्योरिटी को आपने लेस करना, अलग लिखाना होता है करंट एसेट्स में भी इसी तरह से, ठीक है, जैसे करंट लायबिलिटीज में। तो लोन टू डायरेक्टर्स वाला तो चलें आगे आगे आ गया, ये पढ़ें ज़रा। अच्छा वैसे क्या ख्याल है, मैं ज़रा अगर 3-4 लाइनें छोड़कर पहले डायरेक्टर को ही भुगता दूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखना है जी, इसके नीचे लिखना है लेस करंट मैच्योरिटी एसएल वाले लोन की उसकी टोटल अमाउंट आनी है और ग्रैंड टोटल आ जाना है, ठीक है। तो ये तरह थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ तक छोड़ दी, ओके। अब लोन फ्रॉम डायरेक्टर के बारे में मैंने आपसे क्या कहा, इसका पर्पस बताओ, इसकी रेकन्सिलिएशन बताओ। तो ये पॉइंट 2 के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। लोन टू डायरेक्टर इज गिवन फॉर परचेज ऑफ कार, ठीक है जी, और इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज पॉलिसी, यानी कंपनी की पॉलिसी है वो डायरेक्टर्स को कार देते रहते हैं, ठीक है जी, लोन देते रहते हैं कार के लिए, घर के लिए, इनकी पॉलिसी का हिस्सा है, ओके। और मैं तो कहूँगा साथ ही ये लाइन भी लिख दो कि इट इज़ रीपेबल आफ्टर 5 years एंड इट इज़ इंटरेस्ट फ्री, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपकी बता गई, इसका पर्पस भी और इसकी टर्म्स भी, ठीक है। तो ये लाइन एज इट इज़ लिखवाओ मुझे, यहाँ पर नोट नंबर आ जाएगा 12.1 जी, जुमला लिखवाओ ये वाला, लोन गिवन टू डायरेक्टर इज फॉर परचेज ऑफ कार एंड is in accordance company's policy of company। अच्छा ये अब मुश्किल काम थोड़ा, ये बस पता हो कि क्या क्या बताना है, तो सवाल में गिवन होता है उठा कर लिख देना, वो चीज़ें बस याद रखनी है कि ये चीज़ें बतानी है। तो ये बहुत 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 आसान टॉपिक, बहुत आसान है, बस पता हो क्या करना है, कैसे करना है, उसको एक सफ़े पे लिख लोगे तो फिर तो और भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, इट इज़ इंटरेस्ट फ्री एंड इज रीपेबल आफ्टर 5 years,
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नोट नंबर 12.2 आ जाएगा, जिसमें हम क्या बताएंगे जी, रेकन्सिलिएशन। किसी की रेकन्सिलिएशन, जो 5,000 का लोन है, अगर ये देखो, अगर ये करंट ईयर में दिया गया है तो डिसबर्समेंट सारी की सारी इधर ही है, और ये रीपेबल है आफ्टर 5 इयर्स, तो कोई रीपेमेंट नहीं है। ठीक है, तो रेकन्सिलिएशन, रेकन्सिलिएशन ओपनिंग, ओपनिंग कितना है जी, 0, ओपनिंग 0 है। फिर डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट डिसबर्स किया, दिया लोन कितना, सारे का सारा 5,000 इसी साल में। कोई रीपेमेंट, क्योंकि सारा लोन 5 साल बाद वापस आना है तो रीपेमेंट कोई नहीं। और यही क्या आ गया, क्लोजिंग। पर चूंकि ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट आ गई, रेकन्सिलिएशन तो बहरहाल है। ठीक है, ओपनिंग से क्लोजिंग, ओपनिंग 0 था, क्लोजिंग 5,000 हुआ, तो रेकन्सिलिएशन बना दी हमने। अब ये कंपनीज एक्ट ने हमसे कहा हुआ था क्या जी, नोट नंबर 12.1 एंड नोट नंबर 12.2, डायरेक्टर्स लोन के बारे में बताओ, उसका पर्पस, उसकी टर्म्स और उसकी रेकन्सिलिएशन। उसके बाद जी सब्सिडरी का लोन है, सब्सिडरी के लोन के बारे में भी कुछ बातें बताएगी। सबसे पहली बात, लोन टू सब्सिडरी इन एडजस्टमेंट 1 रिप्रेजेंट लोन फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट। सब्सिडरी आपका रिश्तेदार है, बेटा है आपका, ठीक है, इसको अगर आपने लोन दिया है तो आप इसके बारे में बताएं यूजर को कि आपने इसको लोन क्यों दिया है, पर्पस। ठीक है, न्यू प्लांट खरीदने के लिए दिया है जी। ठीक है जी, और रीपेबल है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 ईयर्स। ठीक है, ये 1 से 3 साल के अरसे में पे होना है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम सब्सिडरी इज सिक्योर्ड बाय वे ऑफ लैंड इन लॉ, सिक्योरिटी भी गिवन है। मैक्सिमम, ये क्या है बाद में बताता हूँ। ठीक है, इसमें अगर 6,000 का लोन है तो ये 1 से 3 साल, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 ईयर्स, मतलब इस वक्त 6,000 का लोन है तो अगले 1 से 3 साल में पे होना है, तो इसका मतलब अगले 1 साल में कितना पे होना है, 2,000। तो सबसे पहले तो मैं यही चीज़ लिख लेता हूँ, लेस कर देंगे करंट मैच्योरिटी, इसको तो पूरा करें ना, लेस करें करंट मैच्योरिटी। तो करंट मैच्योरिटी में आपका सब्सिडरी टीएल वाला लोन आ रहा है, यही छोटी सी वर्किंग कर देता हूँ मैं जी। 6,000 रुपये का लोन है और वो 1 से 3 साल में पे होना है, तो इसका मतलब अगले 1 साल में कितना पे हो जाएगा, 2,000। तो ये 2,000 अगर आप माइनस कर दें तो बाकी नॉन करंट पोर्शन बचेगा कितना, 9,000। अब ये बैलेंस शीट के फेस पे जाने लगा जी, देखिएगा। ये 9,000, ठीक है जी, नोट नंबर 12 में। और साथ ही करंट एसेट्स के अंदर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आ गया, और ये भी इधर ही नोट 12 के अंदर आपने रेफर कर दिया 2,000, ये ऐसे नजर है, यहाँ पे शो कर दिया। हाँ, अलग अलग 9,000 और 2,000। अच्छा, अब बात क्या चल पड़ी थी जी, क्यों दिया जी ये लोन, क्यों दिया सब्सिडी को जी ये लोन, वो जी लोन इसको दिया है फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट। अच्छा, और इसकी टर्म्स बताओ, ये जी रीपेबल है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 ईयर्स। ठीक है जी, ये पहली बात आ गई, ये अलग बात है। ठीक है, तो नोट नंबर 12.2
3 आया, ये जुमला लिखवा दो बस मुझे जी। लोन टू सब्सिडरी जिसका नाम TL है इज फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट। बस जी। उसके बाद क्या है जी, कितने अरसे में पे होना है? इट इज रीपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 years। फिर कंपनीज एक्ट कहता है कोई सिक्योरिटी, कोई कलेक्टरल अगर आपने इस लोन के अगेंस्ट किया हुआ है, उससे लिया हुआ है, तो उसको भी डिस्क्लोज करो। तो लिखा हुआ है जी, क्या कहता है जी, द लोन फ्रॉम सब्सिडरी इज सिक्योर्ड बाय वे ऑफ लैंड इन लाहौर। 12.4 द लोन टू सब्सिडरी। अब पर्चे में उसमें डिस्क्लोजर में सिर्फ ये लिखा हुआ है सिक्योरिटी कलेटरल बताओ, यहाँ पे बता के दिखा रहा हूँ, फिर वहाँ से जाके पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो द लोन टू सब्सिडरी इज सिक्योर्ड बाय वे ऑफ लैंड इन लाहौर। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ कंपनीज एक्ट कहता है कि देखो रिश्तेदार जो है ना, रिश्तेदार इनके बारे में ज़रा इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होती है। रिश्तेदारों को लोन ज़्यादा तो नहीं दे रहे, ठीक है। तो कंपनी का डायरेक्टर्स को भी पता होता है कि सब्सिडरी को हमने लोन बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो करते क्या हैं, मिसाल के तौर पे इस वक्त सब्सिडरी को 500 रुपये का लोन दिया था, इस वक्त जो है वो अब किसी वक्त में 700 का था, किसी महीने के एंड पे जो है वो 1200 भी रहा, किसी महीने के एंड पे 500 फिर हो गया, फिर किसी महीने के एंड पे 800 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग डेट पे उन्होंने इंश्योर किया कि लोन टू सब्सिडरी जो है वो मतलब है कि कोई 70 रुपये पर नज़र आ रहा है। पीरियड से पहले उन्होंने पैसे वापस लिए और उन्होंने कहा बाद में फिर दे देंगे, ज़रा क्लोजिंग डेट पे आपका लोन नज़र नहीं आना चाहिए। नहीं है, ऐसे नहीं, बहरहाल करते हैं लोग इस तरह से, ये विंडो ड्रेसिंग भी कहलाती है, इस तरह से काम कर लिया। तो इन्होंने किसी वजह से इसको शॉर्ट अगर शो करना है तो कंपनीज एक्ट को भी इस बात का पता है। तो कंपनीज एक्ट जो है वो एक डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है कि आपने क्लोजिंग डेट वाला तो लोन बता दिया कि 6000 है, लेकिन पिछले 12 महीने के अंदर मंथ वाइज चलना है। अब मंथ वाइज तो कम से कम फिर कोशिश करें ना, ज़रा तंग तो होंगे ना, हर महीने के एंड पे कम से कम ये करना पड़ेगा काम, उनको साल में एक बार करने की ज़रूरत नहीं है ना, हर महीने के एंड पे करना ज़रा मुश्किल है, पकड़ना भी आसान है, ठीक है। तो क्या कहा कंपनीज एक्ट ने कि आपने पिछले 12 महीने में किसी भी एक महीने के एंड पे जो मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग रही थी, बैलेंस शीट में तो अब ये रिसीवेबल नहीं शो कर सकते ना आप 1200, लेकिन आप डिस्क्लोज कर दो इसको सब नोट्स के अंदर कि मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट लास्ट 12 मंथ्स के अंदर जो है वो 1200 रही थी, इस वक्त ये 70 रुपये है। क्लोजिंग तो नजर आ रहा है ना 70 रुपये, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट क्या है जी। अब ये भी सवाल में आपको बताएगा तो आपने लिख देना है। तो अगले पॉइंट के अंदर आगे लिखा हुआ था, ये पढ़े जी, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम सब्सिडरी एट एंड ऑफ एनी मंथ ड्यूरिंग द ईयर वर 9000। अब इस वक्त कितना है जी, नजर आ रहा 6000, लेकिन बीच में साल के दौरान एक महीना ऐसा भी था जिसमें इनसे महीने के एंड पे 9000 भी रिसीवेबल था। ये भी बताने का कह रहा है हमें ये कंपनीज एक्ट। तो क्या है जी, जुमला बोलें जी, मैक्सिमम, ये जुमला उठाकर लिख देना, बस पता हो कि ये लिखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम सब्सिडरी at the end of any month during the year were rupees 9000। तो नोट नंबर 12.3, 12.4
4 एंड 12.5, ये तीनों इसके साथ रेफर सब्सिडरी वाले लोन के साथ, जो कि टोटल 6000 है। इसके बारे में कुछ बातें हमसे कहलवाई गई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो लोन दिया हुआ है। भाईजान इसके बारे में बताओ क्यों दिया है, इसके अगेंस्ट को सिक्योरिटी ली है रिश्तेदारों से या नहीं ली है, बाद में डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो, और मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट किसी भी मंथ एंड के ऊपर कितनी को रही थी इनकी तरफ आउटस्टैंडिंग, ये बताओ। हमने कहा जी ठीक है, बता दी सारी बातें। उसके बाद स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर आपके जानने वाले रिसीवेबल जो हैं, जानने वालों से, उन पे आपको कोई शक है तो बता दो। होता है ना जी, हालात ख़राब हैं, हो सकता है पैसे ना आए, जानने वालों से भी तो नहीं आ सकते ना, बैड डेट क्या जानने वाले नहीं हो सकते। तो कोई प्रोविजन है या शक है या पक हो गया है, कोई राइट ऑफ है तो वो भी बताओ। कोई प्रोविजन है या कोई राइट ऑफ है वो भी बताओ। रिसीवेबल पर शक होता है ना, इम्पेयरमेंट होती है, जैसे हमने पढ़ा था डेटर की इम्पेयरमेंट क्या होती है, डाउटफुल डेट्स ही होते थे जब हमने IFRS 9 के अंदर हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है वो लेक्चर लिए है ना। IFRS 9 के अंदर जो इम्पेयरमेंट आया है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स में ज़रा टेक्निकल था, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, लेकिन जो डेटर्स उसके बारे में हमने क्या कहा था कि डेटर्स का जो वो प्रोविजन होती है वो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेंसी ही होती है और वो उसकी इम्पेयरमेंट ही है ना। इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट क्या है, NRV लॉस। डेटर की इम्पेयरमेंट एसेट है, डेटर की इम्पेयरमेंट क्या है, बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। नॉन करंट एसेट की इम्पेयरमेंट क्या है, वो इम्पेयरमेंट लॉस ही है। तो इम्पेयरमेंट का मतलब एसेट की वैल्यू में कमी, ठीक है। तो अगर कोई प्रोविजन या राइट ऑफ है तो भी बता दो, ठीक है। अब वो प्रोविजन सारों की इकट्ठी पड़ी होती है ना, सारों से, अदर से कोई मसला नहीं है। कंपनीज एक्ट को रिश्तेदारों से मसला है, ठीक है ना। रिश्तेदारों से कोई अगर आपका डाउटफुल है, प्रोविजन क्रिएट किया है या कोई राइट ऑफ किया है ड्यूरिंग द ईयर तो बता दो। अब मेरा सवाल तो यहाँ हो गया ख़त्म, ठीक है, शुक्र है उन्होंने ये बात डाल दी, मैं भी यही लिख देता हूँ। नो प्रोविजन एंड राइट ऑफ इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस लोन, ठीक है। तो नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, नो राइट ऑफ इज रिक्वायर्ड। 12.6 नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, इसलिए लिख रहा हूं, अगर होती तो यहां पे लिख देते कि प्रोविजन ऑफ इतने रुपए इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन फ्रॉम सब्सिडरी, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी, ठीक है। इसी तरह से 12.7 जी, नो राइट ऑफ इज रिक्वायर्ड, अगर होता तो लिख देते, ठीक है। तो इसको यूं लिख देता हूं मैं, जगह तो इतनी है नहीं। 12.3 से लेकर नोट नंबर 12.7 तक ये सब्सिडरी से रिलेटेड डिस्क्लोजर, सब्सिडरी के लोन से रिलेटेड जो हमसे कंपनीज एक्ट ने मांगे हुए हैं, ठीक है जी। ये जनाब आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस का डिस्क्लोजर आ गया, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस का डिस्क्लोजर, ठीक है जी। इसको पहले अपने डिस्क्लोजर्स में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 3 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर कौन सा था, 306 प्लस। अभी हम इंशाल्लाह जाएंगे एक पेज के ऊपर, वो जब देखेंगे बाद में तो उस वक्त फिलहाल यहाँ से पढ़ लें, ठीक है। अपनी फास्ट में भी देखना, नोट नंबर 12, नोट 12 पेज फलां पे होगा, नोट 12 उन्होंने पहले भी देख लिया था जाके, नोट 12, ठीक है। अब फिलहाल तो ज़रा पढ़ लें। कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है with regard to loan advances to directors, loan advances to directors, क्या बताओ, पर्पस, पहले मैंने बता दिया ना, यहीं पे लिख दूं है, पर्पस बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लें। पर्पस और रेकंसिलिएशन, रेकंसिलिएशन काहे की जी, ओपनिंग में कितना था, डिसबर्स कितना हुआ, रीपेमेंट कितनी हुई और क्लोजिंग कितना है। अब यहां से पढ़ लेते हैं। विद रिगार्ड टू लोन एडवांसेस टू डायरेक्टर्स फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड
पर्पज फॉर विच लोन और एडवांस वाज मेड एंड reconciliation of carrying amount at beginning and end of period showing disbursement and repayments. ठीक है जी. In case of any loan or advance obtained या provided at terms other than arm length basis thereof, reasons thereof shall be disclosed. अब arms length basis नहीं थी ना, क्योंकि उसने क्या लिखा था लफ्ज, क्या लिखा था लफ्ज, इंटरेस्ट फ्री है, लिखा हुआ था ना, लिखा हुआ था कहीं पे, लोन फ्रॉम डायरेक्टर इज इंटरेस्ट फ्री. तो अब ये चूंकि आर्म्स लेंथ पे नहीं था तो क्या कहा है कंपनीज एक्ट ने, इस बात को डिस्क्लोज करो. आर्म्स लेंथ क्या है, वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेते, लेकिन डायरेक्टर से लोन पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ये हमने यहाँ पर बात बता तो दी है, इट इज इंटरेस्ट फ्री. बस इतना डिस्क्लोजर देना है, डिस्क्लोजर दे दी. ठीक है. तो इन रिस्पेक्ट ऑफ loan advances to directors following shall be disclosed. Purpose reconciliation और other than arm length वाला है तो reasons. ठीक है जी, other than arm length पे है तो reason. ठीक है. रीजन क्या है, बट डायरेक्टर है, ये रीजन ही होती है. उसके बाद लोन एंड एडवांसेस टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज. भाई ये क्या होता है बाद में समझाता हूँ, पहले देख लें क्या क्या शैल बी डिस्क्लोज्ड. देयर शैल बी डिस्क्लोज्ड, नंबर 1 नेम बताओ, टीएल. टर्म्स बताओ जी, 3 साल में वापस आ जाएगा. पर्टिकुलर्स ऑफ कलेटरल या सिक्योरिटी जी, लैंड है, बाय वे ऑफ लैंड इन लाहौर हमने इसको सिक्योर किया हुआ है. Maximum aggregate amount outstanding at any time during the year calculated by reference to month end balances. ठीक है जी. उसके बाद provisions for doubtful debts या return of debts, चीजें वो भी पूरी. ठीक है. अब थोड़ा सा मसला जो आता है ना, वो टेक्निकल बात क्या है, एसोसिएट किसे कह रहा है कंपनीज एक्ट और रिलेटेड पार्टी किसे कह रहा है. ये वो एसोसिएट नहीं है मेरे बच्चों जो एसोसिएट आपने एसोसिएटेड कंपनी कहा था. ठीक है, ये अलग बात है. ठीक है. एसोसिएट किसे कहता है कंपनीज एक्ट, पेरेंट आपका एसोसिएट है. अगर आप सब्सिडरी हैं किसी की तो आपका पेरेंट क्या है, आपका एसोसिएट है. ठीक है जी. आपका आप अगर पेरेंट हैं किसी कंपनी के तो आपकी सब्सिडरी आपकी एसोसिएट है, रिश्तेदार बेसिकली. ये वो अकाउंटिंग वाला एसोसिएटेड कंपनी नहीं है, ये एसोसिएट लॉ वाला है जो आपने पढ़ा होगा लॉ के अंदर, एसोसिएट. ठीक है. सब्सिडरी एसोसिएट भी एसोसिएट है. ठीक है. जो एसोसिएटेड कंपनी एसोसिएट होती है वो आपकी एसोसिएटेड कंपनी. ठीक है. तो ये सारे कौन हैं जी, आपके एसोसिएट्स. तो फिर रिलेटेड पार्टी किसे कहेंगे, तो कंपनीज एक्ट जो है रिलेटेड पार्टीज, इन लोगों को रिलेटेड पार्टीज कहता है जो कि की मैनेजमेंट पर्सोनेल होते हैं, ये आपकी रिलेटेड पार्टीज हैं. की मैनेजमेंट, सीएफओ साहब को जी लोन दिया है, बताओ की मैनेजमेंट, सब कुछ बताना है. मैनेजमेंट पर्सोनेल हो गए, सीईओ साहब हो गए, सीएफओ साहब हो गए, की कोई एम्प्लॉयज़ हो गए, कोई की एम्प्लॉई है आपका. ठीक है जी. को प्लांट मैनेजर भाई कह रहे हैं जैसे होते हैं की एम्प्लॉयज़. तो ये सब क्या हैं, ये आपकी रिलेटेड पार्टीज़ हैं. तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. यहाँ पर आया तो सिर्फ सब्सिडरी वाला नोट सामने सवाल के अंदर, लेकिन अगर कोई सीईओ सीएफओ कोई की एम्प्लॉय को भी लोन दिया है तो वो यही सब्सिडरी जैसे लोन वाले डिस्क्लोजर उसके होंगे. क्या नाम बताओ, किसको लोन दिया, रीजन बताओ क्यों दिया, कोई सिक्योरिटी लिया या नहीं लिया ये बताओ, टर्म्स बताओ, कोई प्रोविजन या कोई राइट ऑफ है तो बताओ. कैरेक्टर्स को अलग कर दिया और एसोसिएट्स और रिलेटेड पार्टीज को अलग कर दिया. मतलब इस दूसरे वाले हिस्से के अंदर आपकी सब्सिडरी, एसोसिएट, पेरेंट कंपनी का लोन आ गया जो आपने उनको दिया हुआ है, और इसी के अंदर ही आपके बाकी सीएफओ की एम्प्लॉयज़ वगैरह को, ठीक है, जो आपने लोन दिया वो भी इसी कैटेगरी में आ गए. तो डायरेक्टर्स अलग हो गए और
रिलेटेड पार्टी एंड एसोसिएट्स अलग हो गए, ठीक है। रिलेटेड पार्टी और एसोसिएट को हमने समझ लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद नोट नंबर 12 पे हम आ गए, लॉन्ग टर्म लोन। यहाँ से भी देख लेना चाहिए, ठीक है जी। तो ये नोट नंबर 12 है पेज 287 पे। मैंने यहाँ पे लिखा जी पेज नंबर 287, नोट 12, लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन टू डायरेक्टर्स हैं, एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज हैं, और अदर्स भी आ रहे हैं। हमारी सवाल में अदर्स नहीं थे, अदर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। जो इनके अलावा होंगे, किसी और को लोन एडवांसेस दिए ही होते हैं आपने, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट एडवांस, मिसाल के तौर पे आपने किसी को लोन दिया हुआ लॉन्ग टर्म एज अ सिक्योरिटी रखवाया। वैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई अलग रखवाता है, लेकिन फिर भी आप अगर कार का शोरूम है, आपने होंडा की डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है, तो होंडा वाले आपको गाड़ियाँ भेज देते हैं, पैसे उसके नहीं लेते, क्योंकि आपसे अच्छी खासी सिक्योरिटी उन्होंने रखी होती है। उसके हर अलग डिस्क्लोजर्स हैं, वैसे बता रहा हूँ। तो अदर्स भी हो सकते हैं इन दो के अलावा भी। अदर्स के बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं देना। कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है, लोन एडवांसेस डायरेक्टर्स को हैं या एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज को हैं, तो उनके बारे में बताना है आपने, ठीक है। क्या क्या बताना है, डायरेक्टर का लोन 9 है, रेकन्सिलिएशन बताओ, ठीक है जी, कि जी 5 पिछले साल के एंड पे था, मजीद डिसबर्स हो गया है इस साल और ये क्लोजिंग है, रेकन्सिलिएशन आ गई। फिर लोन टू डायरेक्टर इज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस, ठीक है जी, तो ये 12.1 और 12.2 हमने बनाकर भी देखे। फिर लोन टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, कौन है जी ये, तो है जी लोन टू सब्सिडरी एरो लिमिटेड, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल पर्पस लोन फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड रीपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 ईयर्स। तो फिर इसकी करंट मैच्योरिटी भी आनी चाहिए। तो ये जनाब 30 आ गया, ये 200 आ गया, लेकिन करंट मैच्योरिटी उन्होंने दी नहीं है, होनी चाहिए थी। खैर चलो, ये वैसे ज़रा नोट बना हुआ है दिखाने के लिए। बैलेंस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम सब्सिडरी सिक्योर्ड बाय वे ऑफ लैंड इन लाहौर, वही वाला है, यहीं पे लिखा हुआ है। एग्रीगेट अमाउंट मैक्सिमम 32 मिलियन है, प्रोविजन राइट ऑफ कोई नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जनाब आपने यहाँ पे रेफर कर देना है पेज नंबर 270, पेज नंबर 270 पॉइंट नंबर 3, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, करंट एसेट्स भी करा दूं, ये तो वैसे कल करना है अलग से, ठीक है। तो आपके ख़त्म हो जाएं एसिड साइड के डिस्क्लोजर्स, एक और डिस्क्लोजर ऐसा ही सवाल कर लें। और ऑप्शन 2, मैं आपको कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम करवा दूं IFRS 15 का, क्या पसंद करेंगे? हैं, हाथ खड़ा करें जो कहते हैं ये डिस्क्लोजर ख़त्म कर दें आज। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। कहा था किसी को चाय का, नहीं कहा उन्होंने, मंडे पे चली गई। कोई बात नहीं यार, किसी को नहीं बुलाया आपने? क्या था मैसेज किसी को? कमाल है आमिर भाई, मैं उन कह के पढ़ाना शुरू करना है या मैं ऐसे रोले च रहा भाई? जो ना मंडे वाले दिन आपने ना सुबह आते साथ पहले याद कराना, ठीक है, मंडे को पीना, शाबाश। चलो अच्छा जी, मैं कह के आया हूँ आमिर भाई ना आजकल पता नहीं मलंग हो गए। कोई बात नहीं बेटा, जब तीबे नफ्स से कुछ करना होता है तो ज़्यादा थोड़े की बात नहीं होती, ठीक है। मैं चर्च का कारोबार करता हूँ। अच्छा जी, बच्चे यही समझते हैं। अच्छा जी, जल्दी से बताएं, हाथ खड़ा करें जो बच्चा कहते हैं करंट एसेट का डिस्क्लोजर करा दें। हाथ खड़ा करें जो कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम कर लेना चाहिए। मुझे समझ नहीं आई, हाथ खड़ा करें, नीचे करें। हाथ खड़ा करें जो बच्चे कहते हैं कि करंट एसेट वाले डिस्क्लोजर करा दें। ओके, हाथ खड़ा करें बच्चे जो कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स करवा दें। चलो, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स कम है इसीलिए वही कर लेते हैं। मेरा दिल कर पड़ा। भाईजान इंपॉर्टेंट तो दोनों ही हैं।
चुप कर जाओ। अब ऐसा है ना, फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपने अभी तक पीएनएल के नोट्स भी नहीं लिखे थे, वो भी लिख लेंगे। फिक्स एसेट और बैलेंस शीट के नोट्स में सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स, फिक्स एसेट के 4, मैं तो कहूँगा जमा, वो 3 भी यहीं पे लिख कर साथ जनरल लिख लेना। उसके बाद लॉन्ग टर्म एडवांसेस के बारे में इस तरह से लिखना है आपने। लोन टू डायरेक्टर्स, रेकन्सिलिएशन, ब्रैकेट में लिखोगे ओपनिंग, डिसबर्समेंट, रीपेमेंट, क्लोजिंग, और नीचे दूसरा पॉइंट रीज़न, पर्पस क्या है, ठीक है, पर्पस। और अगर इंटरेस्ट फ्री, अगर नॉन आर्मलैंड ट्रांजैक्शन है तो उसका भी डिस्क्लोजर, ठीक है। फिर लोन टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, उसके बारे में ये बातें, नेम, पर्पस, कलेटरल वगैरह, कुछ सिक्योरिटी ली हुई है। फिर क्या था, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, फिर कोई प्रोविजन, कोई राइट ऑफ, यहाँ तक तो एक सफ़े पे लिख लो ना कोशिश करके, ठीक है, बचत हो जाएगा अल्लाह करे पहले सफ़े में भी कुछ। फिर कल करंट एसेट्स का मैं ऐड करूँगा और साथ ही वो जो एक अलग चीज़ है वो भी साथ ही करा दूंगा, तो करंट एसेट्स वाले ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कल हम शेयर कैपिटल का नोट भी उम्मीद है बना लेंगे। जब वो बना लेंगे तो फिर आपके लिए कल के लिए काम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, जिसमें आपने फिर वो लिखने होंगे उस सफ़े के ऊपर। तो वो कैपिटल वाले के बाद मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 लाइनों के आगे कुछ डिस्क्लोजर्स हैं लायबिलिटीज़ की साइड के। फिर जनरल डिस्क्लोजर्स हैं जिनको आपने लिखना होगा, जिनमें मैंने आपको 3 पढ़ा भी दिए, ठीक है। इसी तरह के आसान वहाँ पे 3-4 और जनरल डिस्क्लोजर्स हैं, तो आपका सफ़ा पूरा हो जाएगा। यही डिस्क्लोजर्स हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग ये करेंगे आज नोट। बाकी फिर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स भी आज तो करना ही है। मैं असल में इसलिए इसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये बिल्कुल IFRS 15 भूल ही ना जाए हमें कि ये भी कोई चीज़ थी जो हम कर रहे थे। तो IFRS 15 में तशरीफ़ की टोकरियाँ ले आएँ, सीधा छोटी मोटी, हमें बिल्कुल ही छोटी मोटी चीज़ें इसमें रहती हैं, जिसके अंदर एक बड़ी चीज़ ये है, छोटी मोटी चीज़ों में ये बड़ी चीज़ है। आप अगर मुझे लब देंगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। हाँ, वो तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ से तो डिस्काउंट वाउचर था ना, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है अभी। इसके साथ लिखो ना ज़रा होमवर्क, 177 पेज वाला सवाल है, लॉयल्टी प्रोग्राम वाला होमवर्क। अब इस जैसा एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में 20 के आसपास 51 है, ठीक है जी। पेज नंबर भी बता दो बेटा। 190 ये रहा, ये क्लास वर्क है, ठीक है जी। और आपके पास कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए बस यही 2 सवाल हैं। कोई इक्का दुक्का और आपको कहीं पे मिलने हुए तो वो आपके प्लान में डाल दिए जाएंगे, और ये सवाल है। एग्जाम्पल 5, पेज नंबर कौन सा था जी? जी हाँ, बस ये आपने इकट्ठे कर लिए। अब ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, 177, ठीक है जी। तो आपने ये 2 सवाल कर लेने हैं, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स भी तैयार हो गए। थोड़ा अजीब है, डिस्काउंट वाउचर तो समझ आ जाता था आसानी से, ये थोड़ा तंग करता है, इसलिए बस इसके अंदर जैसे तरतीब से सिखाऊंगा वो सीख लीजिएगा, ठीक है, लॉजिक से ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन इन्वॉल्व्स कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, वो किधर गया? यहीं पर डिस्काउंट वाउचर वाला भी होना चाहिए, शायद वो वहाँ किया था। अच्छा जी, एन एंटिटी हैज़ अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम होता क्या है पता है ना? आपने परचेज़ की, मिसाल के तौर पे 1000 रुपये की, जाके उन्होंने कहा जी आपको 10 पॉइंट्स आपको मिल गए। किसी ने 2000 की परचेज़ की, उसको 20 पॉइंट्स मिल गए। किसी ने 3000 की परचेज़ की, उसको 30 पॉइंट्स मिल गए। अब ये पॉइंट्स फ्यूचर में रिडीम होते हैं। रिडीम होते हैं मतलब फ्यूचर की परचेज़ के वक्त आपको ये पॉइंट्स डिस्काउंट देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जी आपने फिर आगे आकर इतनी परचेज़ की तो आपके पास इतने लॉयल्टी पॉइंट्स इकट्ठे हुए पड़े हैं, क्या रिडीम करेंगे? कहते हैं हाँ जी कर लें। ठीक है जी, लाख रुपए की परचेज़ की है, 25,000 आपका बीच में से डिस्काउंट मिल गया, ये आपके पॉइंट्स यूज़ हो गए हैं, फिर ज़ीरो हो गए, फिर नए सिरे से आप शुरू करें, ठीक है। तो एंटिटी हैज़ अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम that rewards a customer with 2 customer loyalty points for every 50 रुपए ऑफ परचेजेज। यानी जो बंदा भी 50 रुपए की चीज़ खरीदता है उसको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और फिर फ्यूचर में हर पॉइंट के बदले 5 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। अब यहाँ पर वो भी चक्कर नहीं है ना कि आगे डिस्काउंट वाउचर उन्होंने फाड़ देना है, तो ये अब कैरी होते रहेंगे, अंदाज़ा बदलता रहेगा, अंदाजे की बुनियाद पर रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, ठीक है। उस्मान भाई जल्दी मैसेज कर लें। तो
क्या है जी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम? क्या है? हर कस्टमर को 50 रुपए की चीज़ खरीदने पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं। कोई 100 की खरीदेगा तो 4, कोई 200 की खरीदेगा तो 8 एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर ये जो पॉइंट्स मिल जाते हैं कस्टमर्स को, फ्यूचर की परचेजेस के वक्त हर पॉइंट के बदले इनको 5 रुपए का डिस्काउंट, जितने रिडीम करा लें, जब रिडीम करा लें। ठीक है, अच्छा, इसमें नॉर्मली लंबा टाइम होता है। अब ड्यूरिंग X1 कस्टमर परचेज प्रोडक्ट्स फॉर 2 लाख एंड अर्नड 8,000 पॉइंट्स दैट आर रिडीमेबल फॉर। अब मुझे बताओ 2 लाख अगर रुपए की चीज़ें बेची थी तो हर 50 रुपए के ऊपर क्या मिलना है जी? ऐसी तरह अपना काम करते हैं, अगर ये बात ना लिखी थी तो 2 लाख रुपए की परचेज टोटल की है, कह रहे हैं हर 50 रुपए की परचेज के बदले 2 पॉइंट्स मिलने हैं, तो डिवाइड किससे करोगे? 50 से, 50 से, और मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल वही 8,000 जो उसने लिखा हुआ था, उसने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया, ये पता लग गया हमें। ठीक है, क्योंकि हर 50 रुपए की परचेज करने पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 2 लाख रुपए की परचेज की है तो डिवाइड बाय 50 करो, पता लग जाएगा कितनी दफ़ा 50-50 की परचेज हुई, वो 4,000 दफ़ा हो गई। ठीक है, और हर दफ़ा 50 की परचेज पे 2 पॉइंट्स मिले तो टोटल डिस्काउंट, ये लॉयल्टी पॉइंट्स कितने मिल गए? 8,000। और हर लॉयल्टी पॉइंट के बदले में कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5 रुपए का। तो टोटल क्या बन गया जी? जी अच्छा, अब 1 मिनट, अगेन इसमें भी वही मसला है कि आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं 2। एक तो आपने ये प्रोडक्ट्स बेची हैं, वर्किंग वन जब आप करोगे, अब बोर्ड कौन मिटा, यहीं कर देता हूँ। ठीक है, इस सवाल को, तो वर्किंग वन आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो आपने बेची हैं, कितने की? 2 लाख की। सवाल ने बताया बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्काउंट वाउचर था, वही काम है, ये इकट्ठे ही हैं, 2 लाख। और उसके बाद आपने साथ में कुछ पॉइंट्स भी उनको दे दिए हैं, जिसके जो देने के बाद आप खुद को लायबल फील कर रहे होंगे। क्यों? फ्यूचर में अगर वो आएगा तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा हर पॉइंट के बदले 5 रुपए। तो फिर दूसरी चीज़ है लॉयल्टी पॉइंट्स। अब अगेन लॉयल्टी पॉइंट्स कहीं पे अलग से नहीं बिकते, एक दुकान है जी वहाँ से लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा ना सुना कभी। तो इसका मतलब फिर हम फंस गए, हमारे पास स्टैंड अलोन प्राइस लॉयल्टी पॉइंट्स की नहीं है, होती नहीं है, इसकी होती नहीं है, स्टैंड अलोन प्राइस तो इनकी होती ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस होती है, और ट्रांजैक्शन प्राइस भी यही 2 लाख है जितने की चीज़ें वो खरीद कर ले गया है। तो ये मसला हमें, बिल्कुल ऐसा ही मसला हमें आया था डिस्काउंट वाउचर में भी। ठीक है, ये कहानी थी। अब हम यहाँ पे आके रुक गए थे, पॉज लग गया था, आगे पीछे नहीं हो सक रहे। उसकी वजह आपकी स्टैंड अलोन प्राइस निकल आएगी या गिवन होती, तो स्टैंड अलोन प्राइस कहाँ से आएगी? बड़ा अजीब सा लगता है, स्टैंड अलोन प्राइस कहाँ से आएगी, क्या मतलब ये स्टैंड अलोन प्राइस तो कहते हैं वो कि सेलर नॉर्मली इनको अलग से बेचता है, नहीं, इनको तो नॉर्मली अलग से नहीं बेचता। या आप चीज़ यहाँ से खरीद लें, लॉयल्टी पॉइंट साथ वाला दुकानदार आपको दे देगा, हम मेरे हमसाये से बड़े लॉयल हैं, है ना जी, ऐसा नहीं होता। तो अगेन यहाँ पर स्टैंडर्ड खुद आगे बढ़ा और उसने आपको स्टैंड अलोन प्राइस निकालने का जो है वो तरीका बताया। जैसे डिस्काउंट वाउचर के अंदर उसने कैसे बताया था कि जी इसको हमने कहा है 1 लाख रुपए की परचेज करोगे तो फ्यूचर में 40% डिस्काउंट मिलेगा, और फिर साथ ही हमने कहा कितने की परचेज करेगा, तो सेलर ने कहा 50 को उधार कर लेगा, उन्होंने कहा 1 लाख काटो 50,000 कर दो। फिर नॉर्मल डिस्काउंट कोई दे रहे हो या इसी 40 के 40 इसी का ही है? नहीं 10% वैसे भी 30 कर दो। अच्छा, अब ये 50,000 इंटू 30 करके निकला था 15,000, एग्जाम्पल याद आ रही है? इस 15,000 के बारे में हमने कहा था ये तो डिस्काउंट देना पड़ेगा इतना, लेकिन ये आएगा इसका चांस क्या है? वो 80% था, तो स्टैंड अलोन प्राइस निकली थी फिर 12,000। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है, ये ज़्यादा आसान है वैसे तो स्टैंड अलोन प्राइस निकालने की हद तक। ये आगे देखो तो क्या कहता है जी, एक्सपेक्टेशन, ये हमको एक
सवाल किया था जिसमें हमने क्वार्टरली रेवेन्यू निकाला था, तो मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी फिक्स्ड एसेट से लेकर के आउटपुट मेथड के अंदर इतने यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी रखता था प्लांट, लेकिन हमने तो अपनी नीयत के हिसाब से चलना है। वो कोवैक्सिंग के पता नहीं क्या एक सवाल था, इसमें रेवेन्यू निकाला था, तो उसमें 12,000 अदर मिनट्स थे, लेकिन सेलर की एक्सपेक्टेशन क्या थी, 10,000 ही यूज होंगे, तो हमने कहा था 10,000 को लेकर चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही टोटल पॉइंट्स उनको मिल कितने गए, 8,000, लेकिन क्या कह रहा है सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 7500 पॉइंट्स विल बी रिडीम्ड। तो फिर सबसे पहला काम क्या करना है जी, इसको काट के 7500 करना। ठीक है जी, 7500 इंटू 5 क्या आया जी, 37। अब ये 37500 क्या है जी, क्या है ये, स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स। ठीक है जी, स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ पॉइंट्स आ गई। ठीक है, तो ये बस यहां पर हम निकाल लिया करेंगे ऐसे करके जी। ये आप डायरेक्ट निकाल लें ना, तो मैं ऐसे समझाने के लिए करता गया, तो आप तो सवाल कर रहे होंगे तो आप यूं करेंगे जी, कितना जी टोटल परचेज कितनी कर गया बंदा, 2 लाख, और हर 50 रुपए की परचेज के बदले में उसको 2 डिस्काउंट पॉइंट्स, ये लॉयल्टी पॉइंट्स मिले। टोटल क्या बनता है, ज़रा दोबारा कर रहा हूँ मैं, ऐसे पर्चे में ऐसे करेंगे जी, कितने कितने जी, 8,000 पॉइंट्स, और हर पॉइंट के बदले कितना डिस्काउंट मिलना है। अब ये हम लिखने ही लगे थे टोटल के 5 तो लिखने ही लगे थे कि साथ वाले ने ऐसे कर कोनी मार का, ओ भाई 8,000 नहीं 7,000 ही कर लो। ठीक है, तो 7,500 7,500 ही कर लो। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास फिर स्टैंड अलोन प्राइस निकल आई जी। कितनी है जी स्टैंड अलोन प्राइस, जी 37500। अब काम पूरा हो गया, 237,500 आ गया, और आलू काट दें 168421, और बैलेंसिंग फिगर दूसरी तरफ डाल दें 31579। ठीक हो गया जी। अब ये वर्किंग होगी हमारी, और उसके बाद हमने जनरल एंट्रीज करनी है। अब हर एक इंडिपेंडेंट सिनेरियो, मतलब हर साल के एंड पे हम देख लेंगे, एस्टीमेट है ना जी, एस्टीमेट है कि 7500 रिडीम होने आएंगे, ये बदल भी सकता है और कुछ रिडीम हो भी जाया करेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं जी वन बाय वन। तो सबसे पहले तो हम जहाँ पर खड़े हैं यकम ड्यूरिंग X1, डेट नहीं लिखी हुई हमने ड्यूरिंग X1 पहले तो चीज़ें बेची हैं, तो ये पहले वाली एंट्री तो कर लेना। फिर ईयर एंड पे जाकर देखेंगे कितने रिडीम हो गए और कितने बाकी हैं और क्या वर्किंग करनी और क्या नहीं। तो पहली एंट्री तो है आसान। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या है जी, यकम जनवरी कोई नहीं है, 20X1 में हमने चीज़ें बेची हैं, तो एंट्री बोलो क्या होगी, कैश तो आ गया कितना, 2 लाख, वेरी गुड, कैश डेबिट 200,000 से उसके बाद प्रोडक्ट का रेवेन्यू, गुड्स का रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड कर लिया जी 16 कितना था जी 8421। ठीक है जी, तो 2 लाख रुपए आ गए, रेवेन्यू बुक किया सिर्फ 168421, तो बाकी फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट 31579। ठीक है जी। अब ये एंड आएगा तो एक छोटी सी वर्किंग हमें और करनी पड़ेगी। ठीक है जी, छोटी सी वर्किंग और करेंगे। ठीक है जी, अब कहता है
for 20x1 assuming that by the end of x1 2500 of these points had been redeemed, ठीक है, and the estimation that 7500 of points would be redeemed remained the same. जो सोचा था 7500 अभी तक भी हमारा एस्टीमेट वही है और 7500 में से 2500 पॉइंट्स क्या हो गए, रिडीम. तो इसका मतलब जो लायबिलिटी स्टैंड की हुई है 7500 पॉइंट्स की, उसमें से 2500 पॉइंट्स की लायबिलिटी अब ख़त्म कर लो. ठीक है, ख़त्म करके इसको रेवेन्यू में डाल दो. कहाँ डाल दो? असल में ना जब हमने ये काम, यहाँ पे भी वही हो रहा है. लॉजिकली डिस्काउंट समझाया था ना, डिस्काउंट वाउचर, तो मैंने आपको इसमें नहीं समझाऊंगा, इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगली सेल का ही नहीं पता कितनी हुई. ठीक है, वो तो मतलब है कि जितने पॉइंट मर्जी वो रिडीम करा ले बंदा आके, हो सकता है सारे पॉइंट्स ही पहली बार रिडीम कर ले, हो सकता है वो कहे नहीं फिर कभी करूंगा. ये तो उसकी मर्जी है ना, परचेज करके पॉइंट एक रिडीम ना कराए. आपके पास अगर कोई कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स पड़े हैं ना, आपके जहन से निकल गए हैं, आप जाके चीज़ नहीं खरीद लें और ना रिडीम कराएं तो ना कराएं, और वो आपके अकाउंट में नए और भी ऐड हो जाएंगे. और फिर किसी वक्त जाकर इकट्ठे करके आप एक ही बार जाके लूट मार करें वहाँ पे जाके कि जी अब मेरे पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं, हो सकता है सारी चीज़ें मुफ्त लें, तो हो सकता है ना ये. ठीक है, इसलिए यहाँ पर वैसे प्रूव नहीं हो सकता. जैसे मैंने कहा था डिस्काउंट वाउचर के लिए कि आज हमने कुछ लायबिलिटी बना ली है और अगली सेल तो की 30 रुपये की थी शायद, लेकिन उसको डिस्काउंट देकर हमने कहा था जी 12 रुपये का डिस्काउंट दिया था उस वक्त में, लेकिन टोटल डिस्काउंट जो है वो ज़्यादा था, कुछ पिछली सेल को चार्ज हुआ, कुछ इधर हुआ, कुछ ऐसी बात हुई थी, वहाँ पे प्रूव किया था हमने. यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हमने सेल बुक की तो हमने इस वक्त प्रोडक्ट चीज़ें बेची 2 लाख की, लेकिन रेवेन्यू कम बुक किया. ठीक है, अब फ्यूचर में हमने जब प्रोडक्ट्स फ्यूचर वाली बेचनी है तो मसलन एक चीज़, ये 2500 पॉइंट्स जो हैं ये रिडीम हुए हैं 5 रुपये के हिसाब से, कितना डिस्काउंट बनता है जी? 12,500. हमने 12,500 का जो डिस्काउंट दिया है, ये सारे का सारा डिस्काउंट अब अगली सेल को चार्ज नहीं हुआ, पिछली को पहले ही हमने चार्ज कर दिया था. और अगली को कैसे चार्ज हो गया कि आपने चीज़ें तो बेची होंगी लेट्स से 50,000 की, लेकिन आपने रेवेन्यू से तरफ बुक किया होगा 12,500 माइनस करके कैश रिसीव किया, तो बैलेंसिंग रेवेन्यू निकालना है, पर वो तो हम फिलहाल कर नहीं रहे. ठीक है, इसमें तरतीब ज़रा डिफरेंट है. ठीक है, लॉजिकली बात वही है. अब हम आए वर्किंग 2 में, हमने कहा जी पॉइंट्स रिडीम हो गए. ठीक है जी, पॉइंट्स रिडीम हुए हैं टिल 20x1, कितने जी? 2500. ठीक है, और टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड कितने हैं? टोटल एक्सपेक्टेड, जैसे स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकालते होते थे हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी हम परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना डिस्काउंट दे दिया हमने, कितने पॉइंट्स रिडीम कर दिए हमने. ठीक है, तो टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड, ये एस्टीमेट स्टार्ट वाला ही आज भी हमारा, ये इट मे चेंज, एस्टीमेट बदल जाता तो यहाँ पे बदले वाला एस्टीमेट ले लेंगे, बदले वाला एस्टीमेट लेंगे तो खुद ब खुद एडजस्टमेंट हो जाएगी. बहरहाल फिलहाल तो ऐसा ना हुआ. भाई जरा जागना, भाई जरा जागना, भाई लॉयल्टी पॉइंट्स दे रहे हैं हम यार, आप सो रहे हो यार, सारे ले जाएगा उस्मान भाई लॉयल्टी पॉइंट्स. ठीक है, तैयार बैठा है वो. तो 7500 जी. तो बताइए जी परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स रिडीम्ड कितनी है? 33.33. तो यानी आपने टोटल में से 33.33% जी ये पॉइंट्स रिडीम कर दिए. अब ये कैसे निकाला ये बताना भी पड़ेगा एक तो आपको जी. 2500 डिवाइडेड बाय 7500 इंटू 100. ठीक है जी, ओके. अब 33.33 रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया. तो रेवेन्यू एज ऑन, वैसे रेवेन्यू होता फॉर द ईयर ही है, लेकिन पहले साल के लिए तो रेवेन्यू एज ऑन और रेवेन्यू फॉर द ईयर सेम फिगर होगी. पर इस वर्किंग की तरतीब ये है कि अगले साल मसलन 3,000 और रिडीम हो जाएं तो टोटल रिडीम हो जाएंगे अगले साल के एंड तक 5500. और एस्टीमेट्स यही रहे या बदल जाए तो डिनोमिनेटर के अंदर वो वाला एस्टीमेट आ जाएगा, तो पूरी एज अ होल कॉन्ट्रैक्ट की परसेंटेज निकलेगी कितने रिडीम हो गए हैं. तो रेवेन्यू एज ऑन ही अगले साल भी निकाल लेंगे और जो पिछले साल बुक हो गया उसको माइनस कर लेंगे. ठीक है, तो रेवेन्यू एज ऑन निकालेंगे हम यहाँ पर. ठीक है जी, अब रेवेन्यू एज ऑन कैसे निकलेगा जी? टोटल रेवेन्यू जो रिकॉर्ड करना है अभी तक नहीं किया हुआ था कितना है?
31,579। इसमें से अब आपने कितना रिकॉर्ड कर लेना है? 33.33%। कितना आता है? 10525। ठीक है जी। ओके, अगर ये नीचे ले आए तो चलो, खैर एक काम हो सकता है। ये सही। अच्छा जी, अब पहले साल के एंड पे फिर एंट्रीज करते हैं जी हम। तो पहले साल के एंड पे अब रेवेन्यू बुक कर लें कुछ, एंड तो नहीं कम होना, इन तो आगे भी जाना है अभी। जी बच्चों, 31 दिसंबर X1 आ गया जी। लायबिलिटी कुछ कम कर लो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। देखो ना, लॉजिक वही है, पिछली सेल सारी बुक नहीं की, वरना ये सारा डिस्काउंट इसी सेल को बुक हो जाता। ठीक है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट किया कितने से? कितने से जी? 10525 से। ठीक है, और रेवेन्यू कितना क्रेडिट कर दिया जी? अब आपको ना असल में इसकी समझ इसलिए ज़रा कम आ रही है क्योंकि जितनी चीज़ें बिकी वो यहाँ पे नहीं बताई जाती। वो बताई जाती तो मसलन मैं कहता जी ₹1,00,000 की चीज़ें हमने बेची हैं, लेकिन हमने उस पर उनको डिस्काउंट दे दिया। 2500 रिडीम हुआ ना, 2500 इंटू कितना? 2500 इंटू 5 करो ना, कितना? 12,500 का डिस्काउंट दे दिया। तो इस हिसाब से हमारे पास वो चीज़ें जो आई वो 87,500 का रेवेन्यू बुक करा लेंगी। वो तो बैलेंसिंग लेते हैं ना, तो इकट्ठा आ नहीं रहा, इसलिए वो समझ नहीं आ रहा। अब हुआ क्या है, अल्टीमेटली हुआ ये है कि पिछला रेवेन्यू हमने कम बुक कर लिया था 2 लाख से। अब इस दफा चूंकि उनको डिस्काउंट दिया तो कुछ रेवेन्यू इस दफा कम बुक हुआ था ना, वो तो ज्यादा हो गया ना एकदम से। पिछली सेल पर पॉइंट्स मिले थे तो वो अगली सेल को सारा इंपैक्ट डाल जाए, तो सही नहीं था, इसलिए उस वक्त कुछ बचा के रख लिया था। तो इस साल पे इस वक्त आके फिर जितना वो असर पड़ता है ना, उतना असर इस लायबिलिटी से निकाल के इस रेवेन्यू में डाल देते हैं, तो रेवेन्यू उतना बढ़ भी जाता है। ठीक है, तो कुछ डिस्काउंट इधर, क्योंकि ये लॉयल्टी पॉइंट्स दोनों सेल को फायदा दे रहे हैं ना। हमने लॉयल्टी पॉइंट्स ऑफर किए, ये वाली सेल की तरफ लोग भागे आए कि चलो यार सेल भी मिलती है और पॉइंट्स भी मिलते हैं। फिर ये पॉइंट्स आने की वजह से अगली सेल करने भी आ जाते हैं कि चलो यार डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये दोनों पे एलोकेट होना होता है, जैसे डिस्काउंट वाउचर था वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। बस यहाँ फर्क ये है कि असल में जो चीजें बिकी हैं वो कितनी हैं। ₹1 की चीज भी ना बिकी हो, वो सिर्फ पॉइंट्स जो है ना वो भी रिडीम करने आ जाते हैं। मेरे पास मिसाल के तौर पर 50 पॉइंट्स आ गए, 50 इंटू 50 करो कितना आता है, और 50 इंटू 5 करो कितना आता है? ₹250 आ गया ना। अब मैं कोई 200 की चीज खरीदने चला जाऊं तो मैं क्या रुपए दूंगा उसको? कख नहीं दूंगा मैं, यार मेरे पॉइंट्स पड़े हैं, रिडीम कर लो, कर लिए। अब अगर वो रिडीम कर लिए हैं तो रेवेन्यू तो कोई नहीं बुक हो रहा, कैश सिफर, रेवेन्यू सिफर। अब कह क्या रहे हैं हम? नहीं यार, ये सेल क्यों कर हो पाई? क्योंकि उसके पास पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स मिले थे पिछली सेल के अंदर, तो उसमें सारा रेवेन्यू इसलिए बुक नहीं किया था, ये लायबिलिटी बना लिया था। अब इतनी लायबिलिटी खत्म करके आज इसको क्या कर लो? रेवेन्यू। ये लॉजिक इसके पीछे ये है, लेकिन ये समझ इसलिए नहीं आती कि साथ कैश नहीं होता। डिस्काउंट वाउचर आसान था, आया पाड़ के छिटिया पैसे, जब कितने की चीज है तो ₹100 की चीजें खरीदी हैं, ठीक है, तो मैं 40% डिस्काउंट है, 60 पकड़ा दो, 60 कैश पकड़ा और बैलेंसिंग रेवेन्यू निकाल देते थे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सारी की सारी खत्म कर देते थे, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स हैं। वो डिस्काउंट वाउचर क्या है? फ्यूचर परचेज करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। ये क्या है? फ्यूचर में बस आ जाओ पॉइंट्स लेके, परचेज करो, पैसे कोई ₹1 नहीं लेंगे, वो तो पॉइंट्स रिडीम हो रहे हैं। ठीक है ना, तो एक पॉइंट रिडीम करने आया मैं, तो मैं ₹1 की चीज भी ना खरीदूं, वो पॉइंट रिडीम, ₹5 का डिस्काउंट, ₹5 की चीज ले जाऊं, टॉफी ले जाऊं वहां से मुफ्त में। ठीक है, सही है, ये बात समझ आई अब? तो फिर हमने क्या किया, हमने रेवेन्यू को बुक ना किया। आज कोई कैश नहीं आया, 2500 डिस्काउंट मसलन कोई कैश, ₹1 का कैश नहीं आया। अगले सिर्फ ₹2500 के डिस्काउंट, ये लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम करा के चीजें ले गए। तो हमने आज भी रेवेन्यू बुक किया थोड़ा सा, क्योंकि हमने उस वक्त रेवेन्यू बुक नहीं किया था, क्योंकि उधर भी इस लॉयल्टी पॉइंट का असर था, इधर भी होना चाहिए था, तो दोनों जगह पे इसको डाल दिया हमने। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत लॉजिक समझ आई है?
अच्छा, उसके बाद जनाब अगला साल आता है, तो अगले साल के एंड पे मजीद पॉइंट्स रिडीम होंगे, जाहिर सी बात है, पॉइंट्स तो मजीद रिडीम होने हैं ना जी, क्योंकि लोगों के पास पॉइंट्स पड़े हैं वो नहीं छोड़ते, ठीक है। ये तो अच्छी चीज़ है, ये लॉयल्टी पॉइंट्स वाली ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ खरीदनी पड़े जिसमें डिस्काउंट मिले, ये तो सिर्फ आप मतलब पैसे देकर खरीदनी पड़े, आप बस जाके सिर्फ पहुंच जाए सिर्फ पॉइंट्स लेकर, तो इतनी अमाउंट के आपको डिस्काउंट मिल ही जाना है, मुफ्त उठा के लेना चीज़ें, बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब 20x2 आया, तो 20x2 के अंदर क्या कहता है जी, कहता है for x2 assuming that by the end of x2 further 3000 of these points had been redeemed, further 3000 रिडीम हुए हैं, तब मतलब ता है, बताएं जी, इसका मतलब ता है फर्दर 3000 रिडीम हुए हैं, इसका मतलब ता है, बोलो 3000 फर्दर रिडीम हुए हैं, तो 2500 भी हुए हैं और 3000 भी हुए हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये 2500 प्लस 3000 5500 5500 टिल डेट, इसका मतलब ये है। एक्सपेक्टेशन चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन चेंज होने से क्या होगा, असल में इस लायबिलिटी नहीं खत्म होना है, कहीं प्लस माइनस होकर खत्म हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, ओ एंड द एस्टीमेट 75 वाला ये रिडीम होना, ये चेंज होकर 77 हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, लायबिलिटी थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हमने क्या ले लेना है, 7700। अब जब परसेंटेज निकलेगी तो कैसे निकालेंगे जी, 5500 डिवाइडेड बाय 7700 इंटू 100, एस्टीमेट चेंज हो गया। इस तरह से ऑटोमेटिकली एस्टीमेट चेंज का असर भी चला जाएगा यहाँ पे जी। 70, एक मिनट क्लोज और रोला पाएगा जी, 71 पॉइंट, ठीक है। अब एज ऑन रेवेन्यू निकाल लें। अब रेवेन्यू वही है जो बुक होना है मैक्सिमम, वो जो उस वक्त किया था हमने लायबिलिटी, वो स्टैंड अलोन प्राइस हमसे स्टैंडर्ड ने निकलवा ली है, ठीक है। इसका कितने परसेंट एज ऑन आज तक बुक हो जाना चाहिए जी, 2255, इतना आज तक रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। और पिछले साल ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड हो चुका है इसमें से, 10,525, तो मजीद इस साल। तो एज ऑन से कभी भी पीएनएल की एंट्री, तो रेवेन्यू की एंट्री तो नहीं है, तो मैंने बस निकाला है एज ऑन आज तक कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो जब आएगा 31 दिसंबर, और छुट्टी होने लगी आपकी x2, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करके आपने रेवेन्यू क्रेडिट करना है। अब रेवेन्यू जो है, पहले तो आपने वर्किंग 2 से उठा लिया एज इट इज, लेकिन अब वो कह रहा है वर्किंग 2 में रेवेन्यू रिकॉर्ड करो 22,557। मैंने कहा ये रेवेन्यू सारा आज रिकॉर्ड करो, नहीं आज तक 22,557 रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। हमने कहा अच्छा, इसमें से इसी में से 10,525 तो ऑलरेडी पिछले साल रिकॉर्ड हो गया था, तो इस साल मजीद कितना रिकॉर्ड कर लें, 12,032, ये जी फॉर द ईयर आ गया, ठीक है। तो कभी टेस्ट ये हुआ नहीं, एज इट इज आना है, इसको लिख लीजिएगा बस, लॉजिक समझ आ रही है, नहीं भी आ रही, पर्चा फिर भी पास हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तीसरा साल आया, और तीसरे साल में क्या कह रहा है जी, फर्दर 1000 पॉइंट्स रिडीम हुए हैं और एस्टीमेट हैड चेंज्ड टू 7600, फिर चेंज हो गया तो कर लो। अब ये जब तक पॉइंट्स रिडीम हो नहीं ना जाते, ये करना पड़ेगा हमें, प्लस माइनस चलेगा, कहीं पे हो सकता है जाके रिवर्स भी करना पड़ जाए हमें, रेवेन्यू को खत्म हो जाए, कहानी देखेंगे उस वक्त, तो बहरहाल रिवर्स तो खैर नहीं करना पड़ेगा जी। अब 5500 ऑलरेडी थे, 1000 वो डिस्काउंट वाउचर अच्छा था, आया पाड़ के सिटिया डस्टबिन से, कहानी खत्म, ये जान नहीं छोड़ रहे, 8000 पॉइंट्स दे तो बैठे हैं उनको, अब जब तक वो आ नहीं जाते सारे के सारे, हम फंसे हुए हैं, ठीक है। खैर अंदाजे के मुताबिक ही आएंगे इंशाल्लाह जी। 6500 आज तक क्या हो गया जी रिडीम, और एस्टीमेट जो है वो क्या हो गया जी, चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया, अब फिर कम हो गया जी, लोग कम आ रहे हैं, हमने कहा लगता है कम ही आएंगे, ठीक है जी। तो 7600 पे आ गया काम जी, इंटू 100 एस्टीमेट चेंज हाथ जी, नहीं बेटा ये 7600 ही है जी,
52%। तो फिर रेवेन्यू एज ऑन निकालना है, तो रेवेन्यू, अच्छा यहाँ पे मैंने 7600 लिखा नहीं था, सॉरी जी, अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे निकाल लेते हैं जी रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू वही है जो रिकॉर्ड होना था 31579 जो लाइबिलिटी बनाया था, इनटू 85.52%, कितना आ गया जी 27006। लेकिन ये एज ऑन है, हमें तो फॉर द ईयर निकालना होगा इसमें से, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट एज ऑन 27006 रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अभी तक हमने कितना रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, 10 भी रिकॉर्ड किया है। पिछले वाले माइनस कर दें, क्या कहते हैं, ये 22 ये कर दें 2255 जगह ज़रा तंग है, मैंने ये काम कर लिया, आप दोनों अलग अलग भी कर सकते थे, ठीक है। 22557 दोनों अलग अलग भी कर सकते थे जी, बोलो 4449 का रेवेन्यू बुक कर, ठीक है जी। तो ये जनाब है आपका कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। तो कैसा रहा प्रोग्राम, अच्छा रहा प्रोग्राम, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेज नंबर 198। जी हाँ, घर जाके हलाल करना पड़ेगा आपको आज का लेक्चर जी। अभी तो मैंने वो फिक्स एसिड को रोक दिया, ठीक है। चलें जी, तो अब ज़रा इससे अगला जो पास पेपर था 14वां था ना, 14वां 13वें से अगला 14वां मैंने आपको होमवर्क दिया था, ज़रा एक दफ़ा फिर देख लेना, मैं मंडे को शायद फिर उसको डिस्कस कर दूँ आपके साथ, ठीक है जी। तो टेस्ट की तैयारी खूब करिएगा, ज़िंदगी रही तो IFRS 15 ही होगा टेस्ट में, और जितना फाइनल अकाउंट्स है वो भी आ सकता है, ठीक है। ज़िंदगी रही तो मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।